नमस्कार। मेरे मन की बात में मैं महेंद्र सुंद्रियाल। मित्रों, वो आजकल समाचारों में लगातार इसको कवरेज मिल रही है। आपने भी सुना होगा। उत्तराखंड में एक बार फिर से सख्त भूमि कानून लागू करने के लिए और 1950 के संविधान की धारा के तहत जो है 371 लागू करने के लिए, मतलब मूल निवासी जो है वो घोषणा जो है वो चेंज करने के लिए आंदोलन चल रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं। तो वो उसके जो है उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं एक छोटी-सी एक कविता जो है वो स्वर्गीय हीरा सिंह राणा जी की लिखी हुई जो है, जो उन्होंने कई दफ़ा सुनाई, बड़े तरन्नुम में सुनाते थे। उसके 2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि ये पहाड़ का जो कैरेक्टर है, उसको सम अप करने के लिए इससे बढ़िया कोई कविता मुझे तो नहीं मिली, कम से कम मैंने नहीं सुनी है। तो कविता के बोल कुछ इस तरह से हैं। त्योर पहाड़ म्योर पहाड़, रोए दुखों को द्योर पहाड़। त्योर पहाड़ म्योर पहाड़, रोए दुखों को द्योर पहाड़। बुजुर्गों ले ज्वाड़ो पहाड़, राजनीति ले ट्वाड़ो पहाड़। ठेकेदारों ले फोड़ो पहाड़, नन तीनों ले छोड़ो पहाड़। गुआव न घुसे घेर न बाढ़, त्योर पहाड़ म्योर पहाड़। त्योर पहाड़ म्योर पहाड़, रोयो दुखों को द्योर पहाड़। ये इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ सम अप करने के लिए, ये सबसे बढ़िया कविता है, क्योंकि अल्टीमेटली पहाड़ ने हमेशा संघर्ष ही किया है। अगर जो लोग आज के जीवन को देखते हैं, पहाड़ की जो है संघर्ष भरी जिंदगी है, वो पीछे अतीत में भी देखेंगे तो संघर्ष ही संघर्ष आपको मिलेगा। अगर बहुत पीछे न जाएं तो भी जब आज़ादी का जो है आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस वक़्त भी पहाड़ ने बहुत ज़ोर-शोर से जो है वो हिस्सा लिया था उसमें। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उस समय जो है यहाँ सल्ट में, कुमाड़ में, देघाट में कई जगह गोलियाँ चली, लोग बलिदानी हुए उसमें। तो तब से ये संघर्ष में ही रहे हैं। देश 1947 में आज़ाद हुआ और पहाड़ जो है उत्तराखंड जिसे आज हम कहते हैं, ये पहाड़ जो है वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना। उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना तो इसके पहले जो मुख्यमंत्री रहे वो भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत रहे। बाद में हेमंती नंदन बहुगुणा भी रहे, एनडी तिवारी भी रहे। मतलब बहुत कंट्रीब्यूट किया पहाड़ ने वहाँ की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में। लेकिन पहाड़ को क्या मिला? क्यों पहाड़ का आंदोलन शुरू हुआ? क्योंकि पहाड़ का विकास रुक सा गया था। जहाँ पे 1947 में हम लोग खड़े थे, 1970 में भी वहीं थे, 1980 में भी वहीं थे। फिर एक आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन चला, बहुत लंबा आंदोलन चला, बहुत लोग उसमें शहीद हुए, बहुत लोग जेल गए, तरह तरह के अत्याचार सहे और फिर 2000 में हमें जो है वो उत्तराखंड मिला। लेकिन क्या हम फिर नहीं ठगे गए? क्या फिर वही जिंदगी, वही संघर्षमय स्थितियां नहीं रही? हम उत्तराखंड तो बन गए, अलग राज्य वाले बन गए, लेकिन हमें मिला क्या है? अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर देखें तो वही ब्यूरोक्रेसी जो यूपी की ब्यूरोक्रेसी थी, जो यूपी कैडर की थी, जो पहाड़ को सिर्फ अपना उपनिवेश समझती थी, लूट का एक जो है क्षेत्र समझती थी, वो आज भी वही है। आज भी ब्यूरोक्रेसी का वही अंदाज है। सारे जितने आईएएस हैं या जो उस पे सिविल सर्विसेज में हैं, उनके लिए पहाड़ आज भी कमाई का एक ही जरिया ही है, बाकी कुछ नहीं है। 2013 की अगर आप केदारनाथ ट्रेजेडी के टाइम पे भी देखेंगे तो जितने उस इलाके के सीनियर ऑफिसर्स थे वो उस इलाके में उस दिन थे ही नहीं। 13 जून से 18 जून तक कोई अफसर वहां अवेलेबल नहीं था। ये है हमारी ब्यूरोक्रेसी का हाल। रही नेताओं की, तो नेताओं का भी ऐसा ही है, हमें तो फर्क पड़ा नहीं। उत्तर प्रदेश जब था तो बहुत कम नेताओं को माल कमाने का मौका मिलता था। अब सिर्फ माल कमाने के लिए पहाड़ी जो नेता हैं उनको भी मौका मिल गया। इससे ज्यादा नहीं, कुछ नहीं हुआ है। हमें कोई, हमारी लाइफ में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। अभी अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग तो हमेशा ठगे ही गए हैं। मतलब कभी ऐसा नहीं रहा है कि हमें जो चाहते हैं वो मिला हो। उत्तराखंड बना, पहले चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी वाले बाहर से लेके आ गए।
उसके बाद गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग हुई, लेकिन आज भी राजधानी देहरादून ही है। राजधानी तो आज भी जो है गैरसैंण नहीं बनी है। हाँ, जैसे पुराने ज़माने में अंग्रेज किया करते थे कि एक बार जो है शीतकालीन में या ग्रीष्मकालीन में अलग-अलग राजधानियाँ होती थी, ऐसे ही कुछ दिन के विधानसभा के सत्र जो है वो वहाँ होता है, गर्मियों वाला। बाकी तो वही है, ब्यूरोक्रेसी तो आज भी वही है और ब्यूरोक्रेसी की ही राह पे चल रहे हैं। उन्हीं के कहने के अनुसार काम कर रहे हैं हमारे पहाड़ी नेता भी। तो हमें तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। 23 साल में हम सिर्फ लुटे हैं, हम सिर्फ जो है ठगे गए हैं, उसके अलावा छले गए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। और बीजेपी ने पहला जो है चीफ मिनिस्टर जो है वो बाहर से लेके आए और उसके बाद भी यही हाल रहा, कभी त्रिवेंद्र सिंह रावत, कभी कोई, कभी कोई। एक चीफ मिनिस्टर जिससे हम पहाड़ियों को आशा थी, जो कुछ काम कर रहा था, बीसी खंडूरी साहब, उनको जो है कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया। तो ये उनकी है। और उनकी उपलब्धि क्या है, अगर भाजपाइयों से पूछा जाए, उनकी उपलब्धि है कि उन्होंने पहाड़ में सड़कें बनाई। नो डाउट बहुत काम किया है, बहुत सड़कें बनाई हैं, बहुत जगह-जगह पहुँचाई हैं उन्होंने सड़कें। जिन गाँवों में कभी सोचा नहीं जा सकता, आज वहाँ भी सड़कें हैं। दूर-दूर जो सुदूर जो गाँव हैं, दूरस्थ जो हैं, उन तक भी सड़कें पहुँचाई हैं। लेकिन उसकी कीमत क्या हमने चुकाई है। जोशीमठ का आपने सुन ही लिया है, और जगह भी बहुत जगह ऐसा ही हाल हो रहा है। ये हमने उसकी कीमत चुकाई है, क्योंकि सड़क निर्माण में ये ध्यान नहीं रखा गया कि कच्चे पहाड़ हैं। ये बीजेपी वालों का हाल है। और कांग्रेस का, कांग्रेस ने सबसे पहला चीफ मिनिस्टर बनाया सन 2000 के बाद, जब पहले इलेक्शन हुए, चीफ मिनिस्टर बनाया उन्होंने एनडी तिवारी जी को। उन एनडी तिवारी को जो, जब वो यूपी में चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा उत्तराखंड बनेगा मेरी लाश पर। बिल्कुल खिलाफ थे वो इसके, उत्तराखंड के। तो वो हमारे जो है पहले चीफ मिनिस्टर, चुने हुए चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के बने। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि यहीं तक ही रहे हों कांग्रेसी भी, उसके बाद भी हमको हर बार कांग्रेसियों ने छला ही है। अगर 2013 की ही ट्रेजेडी की दोबारा बात करूं, तो वो जो राहत सामग्री जो दिल्ली से चली थी, जिसको राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने हरी झंडी दिखाई थी और प्रेस में उसका वो वीडियो आया, फोटो आए, वो ट्रक कभी उत्तराखंड पहुंचे ही नहीं। वो हरिद्वार से पहले पहले ही सारे खड़े मिले। उसमें जो लूट हुई है, जो सहायता में, जो आपदा प्रबंधन में वो लूट हुई है, वो भी न केवल शर्म का विषय बने, बल्कि हम उपहास का विषय भी बने। एक ऐसा चीफ मिनिस्टर उन्होंने दिया, एक ऐसा चीफ मिनिस्टर उन्होंने दिया जिन्होंने उपचुनाव लड़ने जीतने के लिए सितारगंज में 20,000 से ज्यादा रोहिंग्याओं को बसाया। कांग्रेस ही है जिसने हल्द्वानी में गफूर बस्ती बनवाई, जिसने उनको उत्तराखंड के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र दिलवाया, उनके जो है आधार कार्ड बनवाए, उनको स्कूल दिलवाए, उनको तरह तरह के, हर तरह का रिकॉग्निशन एज इंडियन दिलवाया। ये कांग्रेस के हाल है। तो हमारे प्रति तो ना तो कांग्रेस की संवेदनाएं रही हैं और न बीजेपी की रही हैं। हम तो दोनों ही दलों द्वारा हम चले गए हैं। तो हमारे पास रास्ता क्या बचता है? रास्ता सिर्फ संघर्ष का बचता है। इसलिए बार बार संघर्ष होते हैं, कभी किसी मुद्दे पर, कभी किसी मुद्दे पर। अब आज की डेट में जो हम मुद्दा जो हमारे पास है, जिसके ऊपर जो है फिर से हो रहा है, वो है कि जो भूमि कानून है वो सख्त किया जाए। 2002 में जब एनडी तिवारी बने थे चीफ मिनिस्टर, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाई थी कि कौन खरीद सकता है, कैसे खरीद सकता है, लेकिन वो उतनी सख्त नहीं थी, पर चलो कुछ तो था। बाद में खंडूरी साहब ने उसको सख्त किया। हमको फिर आशा जगी कि एक चीफ मिनिस्टर है, एक दल है जो हमारी सुन रहा है, जो हमारे आशाओं के अनुरूप कुछ काम कर रहा है। फिर वो अनसेरेमनियसली हटा दिए गए बीसी खंडूरी साहब, और उसके बाद फिर शुरू हुआ एक और दौर। 2018 में ये भूमि कानून इतना जो है वो लचीला बना दिया गया कि पूरे पहाड़ में जमीनों की खरीद फरोख्त बहुत भयंकर तरीके से हुई। मतलब ऐसा था, खुला निमंत्रण दिया गया था। हमारी आशा ये थी कि हम लोगों को हिमाचल की तर्ज पर करीब करीब हिमाचल जैसा कुछ तो मिले। हिमाचल में यशवंत पवार जी ने जब 1972 में कानून बनाया, तो उसमें उन्होंने बड़ा सख्ती से ये किया कि जो कृषक नहीं हैं वो कृषि जमीन नहीं खरीद सकते, कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। उनका ही ये कानून था कि हिमाचल से बाहर वाले अगर जमीन लेंगे तो शहर में लेंगे, और शहर में भी रेस्ट्रिक्शन के साथ।
मतलब और तो और सोनिया गांधी के बच्चों को यानी प्रियंका गांधी को भी जब अपना जो है मकान बनाना था तो उस पूरी प्रक्रिया से होके गुजरना पड़ा, तभी वो शिमला में बना पाई। और हमारे यहाँ तो जो मर्जी जहां मर्जी जैसे मर्जी बना ले, जितनी मर्जी जमीन ले ले। अंग्रेजों के टाइम पे 11 बार हमारे यहाँ भूमि की पैमाइश हुई, 11 बार। और उसके बाद 1975 के बाद आज तक नहीं हुई। जब से उत्तराखंड बना है तब से तो भूमि की पैमाइश हुई ही नहीं। तो हम लोग भू कानून मांग रहे हैं तो उसकी सबसे पहली शर्त हमारी ये होनी चाहिए कि जी पहले पैमाइश करवाइए। जो पुरानी जो भूमि के जो पैमाइश हुई है उनके हिसाब से आज की डेट में अगर अनुमान लगाया जाए तो केवल 4% कृषि भूमि बची है, केवल 4%। हालांकि गवर्नमेंट उसको 7% के आसपास अनुमान बताती है, लेकिन अगर आप गांव में जाएं, देहात में जाएं तो आपको पता लग जाएगा कि 4% के आसपास है। दूसरा, जो लैंड होल्डिंग है, जो आज की डेट में औसत निकाली जाए, ऑन एन एवरेज देखा जाएगा तो वो 3 या 4 नाली एक आदमी के हिस्से आती है। एक परिवार में 3 या 4 नाली है। इस 3-4 नाली में कोई कैसे कृषि करेगा, कैसे अपना परिवार का पेट भरेगा? इसको एड्रेस अभी तक नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि ये भू कानून बने तो इस सवाल को भी एड्रेस करे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ये अकेले वो सवाल नहीं है। जैसे हमारी जो चरागाहों की भूमि है, जो हमारे जंगल है, उनका प्रबंधन कैसे होगा, उसमें गांव की हिस्सेदारी क्या होगी, ये इसको क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहनी चाहिए। मैं एक छोटा सा आपको बात बताता हूँ। मेरे गांव की जब सड़क बन रही थी, जिसके लिए संघर्ष गांव वाले कर रहे थे, तो उस सड़क का जब पहला नक्शा बना तो उसमें वो जंगल के बाहर बाहर से निकल के सड़क आती थी गांव तक। लेकिन जब ये सड़क का दोबारा जब अपने मन से उन्होंने जब सर्वे करके जब बनाया गया, उसका प्रस्ताव किया, तो वो ठीक जंगल के बीचों बीच से निकाली गई सड़क। क्यों निकाली गई? क्योंकि उसमें पेड़ कटने को मौका मिलता था। जो वन माफिया है उसने जो है वो सड़क वालों के साथ, पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर खेल खेला। बहुत संघर्ष करना पड़ा। अल्टीमेटली जो है नितिन गडकरी जी के पास गए और फिर उन्होंने जाकर के उसको पुराने वाला जो नक्शा था वो लागू करवाया। ये खेल सिर्फ वहीं हमारे गांव के साथ नहीं हो रहा, पहाड़ के हर गांव के साथ हर सड़क में यही खेल हो रहा है। तो इस जो कानून बने उसमें इसकी भी बात होनी चाहिए। पता नहीं इसकी कितनी चर्चा हो रही है, मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन होना ये चाहिए। तीसरा, हमारे पहाड़ से जो जबरदस्त पलायन हुआ, भयानक पलायन हुआ है, उसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, खत्म हो गई, बल्कि चरमरा नहीं गई, खत्म हो गई, समाप्त हो गई है। वही पहाड़ी स्कूल जो सन 80 तक, 70 तक या 80 तक भी अच्छे रिजल्ट देते थे, जिनका पढ़ाए हुए जो हैं वो शहरों में भी कामयाब होते थे, आज किसी काम की नहीं है। दूसरा, चिकित्सा जो है उसकी सुविधाएं नहीं है। 108 चला के खंडूरी जी ने कुछ तो उसका राहत पहुंचाई थी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हर गांव में सड़क नहीं है, अभी भी नहीं है। इसलिए 108 का, और फिर 108 का जो जिस तरह से शुरू हुई थी और जो आज उसका स्वरूप हो गया है, वो बहुत बहुत फर्क है उसमें दोनों में। बाकी रोजगार तो ना पहले था ना आज है। रोजगार की दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं वो मतलब हंसी आती है सोच के कि ऐसे ऐसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। अभी जो है वो हमारा जो है वो इन्वेस्टर्स समिट हुआ अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही, 15-20 दिन पहले। उसमें अगर आप जो उसमें प्रस्ताव थे वो अगर पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी कि ऐसे ऐसे प्रस्ताव भी है। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो प्रधानमंत्री बनने से पहले से ही उत्तराखंड से प्रेम करते हैं। उत्तराखंड उनका आना जाना रहा है, उनका केदारनाथ में बार बार आना जाना रहा है, और वो चाहते हैं कि इसके लिए कुछ हो। लेकिन उसकी योजनाएं कौन बना रहा है? हमारी ब्यूरोक्रेसी। मुझे लगा था पुष्कर सिंह धामी जी आएंगे, कुछ युवा नेता हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, तो कुछ सोच समझ रखते होंगे आगे की, लेकिन वो तो ब्यूरोक्रेसी के कहने पे चल रहे हैं। उस ब्यूरोक्रेसी के जो उपनिवेश समझती है उत्तराखंड को। तो योजनाएं क्या बन रही हैं, हास्यास्पद है। उन तक जो प्रधानमंत्री कार्यालय तक जो पहुंचती हैं योजनाएं पहुंचती हैं, उनमें सबसे मुख्य रखा जाता है पर्यटन। असीमित, अबाध्य पर्यटन। उससे क्या होगा? उससे होगा ये
कि हमारी जो सांस्कृतिक जो थाती है, जो विरासत है, जो हमारे रहन-सहन के तौर तरीके हैं, उनका, हमारे सामाजिक मूल्य जो हैं, उनका ह्रास होगा, उनका नुकसान होगा और हो रहा है। और उस पर्यटन से कैसा हो रहा है? पहाड़ों में, जंगलों में जो हमारे जो जगह जो है, हमारे जो स्थल हैं, उनके आसपास कूड़े का ढेर देखिए। ये जो पर्यटन है, ऐसा पर्यटन नहीं चाहिए, जो हमारे वातावरण को नुकसान पहुँचाए, हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो इरोड करे, ऐसा पर्यटन तो नहीं चाहिए। अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि जी वो करेंगे, उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाएँगे। अच्छी बात है, उससे रोज़गार के साधन पैदा होंगे, उससे कुछ लोगों को रोज़गार मिलेगा, उससे समृद्धि आएगी कुछ लोगों की, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। जहाँ मेरा गाँव है, उसके बगल में मरचुला करके एक जगह है, जहाँ बहुत सारे रिज़ॉर्ट खुल गए हैं, जो वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पे बहुत पॉपुलर हैं। आप जब मर्ज़ी जाएँ शादी के सीज़न में, वहाँ सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पूरा वो होता है। अच्छा चल रहा है उनका बिज़नेस, लेकिन हमको क्या नुकसान हो रहा है उससे? वो सारा कूड़ा जो गंद जो इस होटल से जनरेट होता है, वो सारा रामगंगा नदी में जा रहा है। रामगंगा नदी की जो पवित्रता है, वो समाप्त है। इसको कौन देखेगा? इसका आकलन किया है क्या सरकार ने? ये जो आंदोलनकारी हैं, क्या ये भी इस तरफ सोच रहे हैं? ये चारधाम यात्रा के लिए जो सड़क बनी है, उसके बाद जोशीमठ का क्या हुआ, इस बारे में सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे ना। ये भी सोचना, चर्चा में ये भी होना चाहिए। न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा, रोजगार के लिए सोचना चाहिए, बल्कि ये जो पर्यटन हमारे को नुकसान पहुंचा रहा है, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। जब ये आंदोलन चले तो इसमें ये चर्चा भी जरूर होनी चाहिए। जो प्रबुद्ध लोग इसके आगे हैं, वो ये भी बताएं हमें कि वो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनको हमारा समर्थन है, हम कहीं भी जहां वो कहें उसके लिए करने को हर पार्टी तैयार है। लेकिन ये भी तो हमारी ये जो आशंकाएं हैं, ये जो हमारे जो चिंताएं हैं, इनको भी तो एड्रेस करें। और एक बात और जो मुझे बार-बार खटकती है, ये हर बार ऐसे आंदोलन चुनाव के आसपास क्यों होते हैं? 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, उससे पहले से भू कानून कांग्रेसियों ने भी बहुत शोर मचाया था उस वक्त तो। फिर 2019 के चुनाव के पहले, अभी 2022 के चुनाव के पहले। चुनाव होता है, उससे पहले ये शोर उठता है, चुनाव खत्म हो जाता है, ये आंदोलन भी खत्म हो जाते हैं। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई गोष्ठी नहीं, कोई मतलब सत्ता पक्ष तो करेगा क्या, जो विपक्ष है वो भी चुप बैठ जाता है। ऐसा क्यों है? इसके ये लगता नहीं है आपको कि ऐसा भी कुछ है कि ये उसके आसपास ही होता है? ये भी सोचना पड़ेगा। एक और बात, अभी 2 साल बाद जो है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है वो शुरू होगी सब जगह, पहाड़ में भी होगी। जिस तरह का पलायन हमारे यहाँ आबादी का हुआ है, उस तरह से हमारी जो सीटें हैं वो कम रह जाएंगी। 2032 के बाद पहाड़ में, उत्तराखंड में कोई पहाड़ी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। जो भी चुन के आएगा वो मैदानों से चुन के आएगा, क्योंकि तब मैदानों की सीटें 42 हो जाएंगी। जो अभी का जो अनुमान है, जिस तरह से हरिद्वार की, ऊधम सिंह नगर की, इनकी जो आबादी बढ़ रही है, और जिस तरह से अल्मोड़ा, पौड़ी की कम हो रही है, तो 42 सीटें जाएंगी प्लेन्स में और 28 रहेंगी पहाड़ में। तो आपको पहाड़ी चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनेगा। ये भी सोचा है क्या पहाड़ियों ने? ये जो आंदोलनकारी हैं, क्या ये भी सोच रहे हैं? इनको ये भी सोचना चाहिए कि इस विषय में हम क्या करेंगे। इसलिए जरूरी है कि पलायन न सिर्फ रोका जाए, बल्कि रिवर्स पलायन के भी बने। और ये जो भू कानून के लिए जो कर रहे हैं, ये इन्होंने कभी सोचा कि हिमाचल ने सबसे पहले 1972 में क्या किया था? उन्होंने सबसे पहले हॉर्टिकल्चर को अपने संभाला था। हमारे पास हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय है, हमारे पास पंतनगर यूनिवर्सिटी है, जो स्पेशलाइज्ड हैं इसके हॉर्टिकल्चर के लिए और हम कृषि के लिए। क्या हम सरकार उनका सहयोग लेकर के लोगों को बता नहीं सकती कि यहाँ पे क्या फल होना चाहिए, क्या फसल होनी चाहिए, और फिर उसके लिए सुविधाएं मुहैया करवाए? क्या आंदोलनकारियों को ये डिमांड नहीं होनी चाहिए? ये भी तो होनी चाहिए। और मेरा जो आह्वान है, जो इसमें इस आंदोलन के लिए, वो एक जो नरेंद्र सिंह नेगी का जो गीत है, उसके ऊपर आधारित है। आप भी सुनिए पहले और फिर बात करते हैं।
जागी जावा 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 धर्म धाद छो लगाणु सुन ल्यावा धर्म धाद छो लगाणु सुन ल्यावा हे उत्तराखंड एकजुट एक मुट्ठ वे जावा जागी जावा एकजुट एक मुट्ठ वे जावा जागी जावा। नरेंद्र सिंह नेगी जी का मैं शुरू से प्रशंसक रहा हूँ, बहुत सालों से प्रशंसक रहा हूँ और कई जगह सार्वजनिक मंचों पर मैंने कहा है कि उनको भारत रत्न अगर न दे सकें तो कम से कम पद्मश्री या पद्म विभूषण तो दीजिए। भारत सरकार ने उनको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड 2021 में दिया, लेकिन उसके अलावा कोई रिकॉग्निशन उनका नहीं हुआ। तो हमारी प्रतिभाओं का जो है वो इस तरह से अनादर किया जाता है, इस तरह से उनकी उपेक्षा की जा रही है। ये भी सोचना पड़ेगा हमें, ये भी हमारा एक विषय है सोचने का। और ये सारे जो हम आंदोलन करते हैं या हम जो मांगे रखते हैं या जो हमारी चिंताओं के विषय हैं, ये पहाड़ में रहने वालों के लिए तो है, लेकिन एक बार उनके लिए भी सोचा जाए जो पहाड़ों से जीवन यापन के लिए किसी तरह से शहरों में रह रहे हैं, किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े लिखे, वो आगे प्रगति करें, लेकिन घर नहीं है उनके पास। उनकी जमीनें जो गांव में हैं उनसे पेट भर नहीं सकता, शहर में रहना मजबूरी है उनकी, लेकिन शहर में घर नहीं है उनके पास। क्या कभी वो जब ये सोचते हैं कि हम गांव की जमीन बेच करके, अपनी पुश्तैनी जमीन बेच के शहर में मकान बना लें, तो क्या ये उनकी इच्छा गलत है? हम उनको दोष दे सकते हैं कि वो क्यों बेच रहे हैं अपनी जमीनें? ये भी सोचना पड़ेगा। क्या ऐसा करें कि ये ऐसा उनको ऐसा न करना पड़े? ये भी सोचना पड़ेगा। तो ये सारे मुद्दे हैं जो मैंने आज आपके आगे रखे हैं, और भी इसी तरह से और फिर बात करेंगे इसी मुद्दे पर आगे फिर किसी अंक में। अभी इस अंक में इतना ही। जाते जाते मैं आपको जो है वो स्वर्गीय हीरा सिंह राणा जी के एक गीत के साथ छोड़े जाता हूँ। तो अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। था लश्का कमर बांधा हिम्मत का साथा, लश्का कमर बांधा हिम्मत का साथा। फिर भोला उजाली होली, फिर भोला उजाली होली, काले रोली राता। लश्का कमर, अरे हाँ लश्का कमर बांधा हिम्मत का साथा। ऊन छो आदीम की जो हिम्मत के हारो, हाय मेरी तकदीर उन्हें पर अपनो मारो। मेहनत की जो दिल जा आलसो अन्यारो, के निबण निबाता धरि बहतम हाता, के निबण निबाता धरि बहतम हाता। जब के मनम ठानी दिया हच के ठुली बाता। लश्का कमर, अरे हाँ लश्का कमर बांधा हिम्मत का साथा।